नाज़रीन आदाब, जिंदगी एक सफर है और शादी इस सफर में किसी को हम सफर बना लेने का नाम। कुछ लोग इस रिश्ते को जिंदगी भर निभाते हैं और कुछ रास्ते में ही साथ छोड़ जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ एक शादी करते हैं, कुछ एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी। लेकिन शादी किसकी कामयाब होती है और किसकी नहीं होती, ये एक अलग सवाल है। इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो जिनका एक अपना माशरे में मकाम है, बहुत बड़े दानिशवर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्होंने पहली शादी अपने वालिदैन की पसंद से की और उसके बाद एक शादी अपनी मर्जी से भी की, और लेकिन उन्होंने शादी को कोई खुशगवार तजुर्बा करार नहीं दिया, चाहे वो अपनी मर्जी से हो या वालिदैन की मर्जी से हो। आज हम उनसे पूछते हैं कि शादी क्या खुशी का जरिया है, या शादी करके हमेशा खुश रहा जा सकता है, या एक शादी के बाद दूसरी शादी की जरूरत क्यों पेश आती है। ऐसे बहुत से सवाल जो हमारे नाजरीन भी जानना चाहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आइए मिलते हैं इफ्तिखार बुखारी साहब से। जी बुखारी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जैसा कि मैंने आपके तारुफ में बताया, आप जैसी इल्मी और अदबी शख्सियत से ज़्यादा कौन रोशनी डाल सकता है इन अमूर पर जो ज़िंदगी गुजारने के हवाले से जो मसाइल पेश आते हैं। ये वो सवालात हैं जो हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं, लेकिन उनके जवाबात लोगों को नहीं मिलते अक्सर। तो मैं समझती हूँ कि आप जैसा इंसान अगर इस सवाल का जवाब देगा तो शायद बहुत से लोगों को रहनुमाई मिल सके। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि शादी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखें, एक शादी बुनियादी तौर पे दो चीज़ों की बुनियाद पे खड़ी होती है। एक तो अवाइल एज में इंसान को जिनसी मसाइल होते हैं, जिनसी ज़रूरत भी है, लेकिन एक समाजी ज़रूरत भी है जिसमें आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, सारा ख़ानदान इन्वॉल्व होता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, ख़ानदानों को आगे चलाने के लिए ये दो किस्म के बनना है। और फिर ना होने भी, ये मैंने समाज में देखा कि उस पर तानाज़ानी शुरू हो जाती है कि अरे इतने 20 साल को, 25 साल को हो गया, 30 साल को हो गया, अभी तक शादी नहीं। तो शादी तो एक रूटीन, हमारा एक समाजी मसला जो उधर से चला आ रहा है। चलिए शादी हो गई, तो शादी कामयाब क्यों नहीं हुई? एक बहुत सी चीजें आपको इल्म नहीं है जी, और फिर ये दरमियान में भी एक बड़ा लंबा गैप है। लेकिन आप मुख्तसरन बताएं कि पहली शादी वालिदैन की पसंद से हुई। मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। मुझे कोई 11 दफा शादी के अमल में गुजरना पड़ा। वाह, देखिए नाजरीन, यहाँ तो लोग, इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत दी है, लोग 2 शादियां करके ही पागल हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने 11 बार इस तजर्बे से गुजरे। इस तजर्बे से मुझे 11 मरतबा गुजरना पड़ा। और उसमें सबसे जो अहम चीज है वो ये है कि जहाँ पे इस्लाम 4 शादियों की बुझा को जी बिल्कुल, वो मैं समझ रही हूँ, उसके अलावा तो हो सकता है। इसलिए मुझे इतने मरतबे इसमें से गुजरना पड़ा। और सबसे पहले मेरी वालदा को बहुत कॉन्शियस थी, कुछ हम काश्तकार लोग हैं, ज़मीनें शमीनें, और एक और मेरी कज़न थी, उनकी भी ज़मीनें थी। तो हर कोई वो रिश्ता मांगता था कि उसका भाई नहीं था। तो मेरी माँ उसमें कामयाब हो गई कि मेरी शादी कर दी, और वो हुई कोई मेरी 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में जब शादी हुई तो ठीक 9 महीने 20 दिन बाद मेरा बेटा हुआ। तो एक फैमिली, खानदान, मेरा दादा ज़ैद आते गाँव के, ये चकराला डिस्ट्रिक्ट में वाली। तो वो जब खानदान की सारी उसमें नहीं, जैसे हॉस्पिटल नहीं जाना, वो रिजिडिटी थी बहुत ज़्यादा। तो घर पे उस डिलीवरी केस में माँ और बेटा दोनों। अच्छा, ये मेरे पहली शादी हुआ। अच्छा ठीक है। फिर दूसरा, मेरे साथ एक MSc की स्टूडेंट थी। अच्छा, अमेलिया, आपकी क्लास फेलो? मेरी क्लास फेलो। अच्छा, वो फिलीपाइंस। अच्छा, वो हमारे साथ पढ़ रही थी, यूनिवर्सिटी लैंगपुर में MSc जब कर रहा था। तो उससे शादी? अमेलिया के एक थी, तो वो फिलीपाइंस की, लेकिन बड़ी खूबसूरत और गोल्डन गोल्ड सी लड़की थी। तो मेरे उससे पूरी क्लास में से दोस्ती हो गई। 2-4 लड़कियां और भी थी। एक और हमारे क्लास फेलो थे क्यों शाहीना, हमारे साथ, तो उनकी शादी हुई, आज तक बड़ी कामयाब हुई की शादी उससे लेकर बैठे हैं, चल रही है, कनाडा चले गए। अमेलिया के साथ में जी शादी हो गई। अमेलिया के बाप उस वक्त जो फिलिपाइन की हुकूमत थी, वो जो बहुत मशहूर था पूरी यकीनों से पहले, उसकी कैबिनेट में मिनिस्टर था उसके बाद। तो ये शादी कितना अर्सा चली? क्योंकि शादियां बहुत ज्यादा है और वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो मुख्तसर बताते जाएं। 10 माह चली। ये 10 माह चली। उसके बाद से 2 की डिग्री हो गई। फिर उसने कहा फिलिपाइन, वजह बता दें शादी वजह उसके खत्म होने के कि वो कहते थे आप फिलिपाइन है। अच्छा चल, पता चल।
तीसरी शादी कैसे? ये तो क्या फिर तीसरी मैंने ईरान में की थी। अच्छा, ईरान में गया मैं। आप ज़ियारतें करने गए होंगे वहाँ? मैं वैसे विजिट करने जाता अच्छा। हूँ, ज़राअत के हवाले से भी जाता है, तो शौक है मुझे, ठीक है। दुनिया के कोई 66 मुल्क में है, ठीक है। तो इस हमारे गर्दी के शौक में मैं वहाँ पे गया, तो एक वहाँ मेरी शादी हो गई कुछ 6 महीने बाद। उसका भी यही था कि हमारा जो म्यूचुअल जो थी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती थी, और फिर मैं क्या उन्होंने मजबूर किया था कि आप ईरान में रहें या कुछ और कोई वजह थी? वो पाकिस्तान में आना चाहती थी। अच्छा। उसके 2 भाई उस वक्त जंग हो रही थी, शहीद हो गए थे उसमें। तो ये बात आप लोगों ने शादी से पहले तय नहीं की कि कौन कहाँ रहेगा शादी के बाद? लैंग्वेज हैंडीकैप था, इतनी तरह कुछ पूरी बात समझ नहीं आती थी, कुछ तय कर अच्छा, लिया। बात समझ में नहीं आ रही और शादी कर ली? हाँ, एज फैक्टर्स होते हैं जो। अच्छा, फिर उसके बाद? फिर मैं जब आया, मैंने यहाँ से इसी के बाद फिर मैं लाहौर आ गया, मुझे जॉब हो गया, मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी था वो, तो मैं डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिसर था। तो फिर घर वालों ने कहा कि नहीं, हम इसकी, मैं तुम्हारी बिरादरी की यहाँ पे खातून थी, उसके साथ मेरी शादी कर। अच्छा, घर वालों की मर्जी से। अच्छा, तो वो फिर आपकी ये चौथी शादी वालिदैन ने एक बार फिर अपनी पसंद से किया? ये बन जाती है, पहली वो थी, दूसरी अमेरिया के साथ थी, तीसरी ईरान, चौथी कर रहा। चौथी। अच्छा, तो ये फिर वालिदैन ने शादी कर ली, फिर घर ले दिया, फिर मैं लाहौर का होकर रहेगी। फिर इसके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजरा। कितना अर्सा? वो तो बहुत अरसे तक उसके साथ मेरी डिवोर्स नहीं हुई, लेकिन उसके दौरान मेरी शादी नहीं हुई। क्या मतलब? मेरे को उसके होते हुए मैंने शादी की। अच्छा, ऐसा आपने क्यों किया अगर वो आपके साथ वफादार थी? बहुत वफादार थी, बहुत अच्छी और बहुत, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि उसने अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलना उसके लिए ऐसे था कि गली से अगर घर पे भूखी पड़े तो गली सब्जी भी मिली। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे तो वहाँ के शौहर यही चाहते हैं कि बीवियां घर से बिल्कुल बाहर ना निकले। चाहते होंगे, लेकिन मेरी लाइफ तो आपको पता है कि बड़ी डिफरेंट, लिखना पढ़ना सियासी। तो आप लिखते रहते हो, घर में रहती है, आपने क्या करना? इस तरह पे घूमना फिरना, महफिलों में जाना। अच्छा, इस बुनियाद पर आपने नहीं, उसमें जिंदगी में कुछ और लोग तो इंसान को अटैक तो करता है जिंदगी में। तो जो कमिटमेंट है उसको, तो कमिटमेंट तो अपनी जगह पे रही, इसमें कौन सी कुबराई? अच्छा, वो आपकी बीवी रही और आपने उसके होते हुए फिर और शादी की। अच्छा, तो क्या बीवी के उसमें लाए आप इल्म में कि आप शादी कर रहे हो? कुछ उसके इल्म में, कुछ नहीं। और उसने क्या इसे बड़ी खंदा पेशानी से कबूल कर लिया? नहीं, खंदा पेशानी से तो कोई भी कबूल नहीं करता, बस छोटे मोटे रोई धोई होगी, रोना धोना तो रहता ही है। फिर आपने क्या किया? कुछ भी नहीं, मैं तो बर्दाश्त किया, पर क्या करना था। अच्छा, तो फिर उसके बाद की जो शादियां आपने की वो कामयाब नहीं हुई? उनमें से एक मेरी शादी हुई तो वो फिर खातून बाहर चली गई। अच्छा, मैं बाहर नहीं जाना चाहता था, सेटल नहीं होना चाहता था, फिर उसने वहां जाके मुझसे डिवोर्स ले ली। अच्छा, मैंने कहा कि नहीं, इस तरह से नहीं होता। तो ये कैसे छोटे छोटे मतलब ज्यादा आपकी शादियों की नाकामी की वजह बाहर आना जाना था, कहीं आप नहीं रह सकते थे, कहीं खातून नहीं रह सकते? नहीं, सारी ये वजूहत नहीं थी। फिर इन द लॉन्ग टर्म वो अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्रिएटिव आदमी होता है ना, औरत का जो इल्मी है यहाँ पे, और जो मैंने जिंदगी में ऑब्जर्व किया है, उसमें ज्यादा कसूर औरत का ये है कि औरत ओवर पोजेसिव हो जाती है। वो कहते हैं ये आदमी है, ये मेरे लिए करे, दुनिया के सारे चीज छोड़ दे, सेमिनार भी छोड़ दे, जलसे जुलूस भी छोड़ दे, ये लिखना पढ़ना भी छोड़े, पैसे कमाए, घर पे लाए, सुबह निकले और वापस आ जाए। वो ये चाहती है कि ये दुनिया से कट जाए। हम जो बचपन में से जैसे कहते हैं पंजाबी में कार जो बोट गिर गया, हम घोंसले से गिरे हुए परिंदे थे, तो हमने कहाँ रोका। अच्छा, अभी तक आपने जितनी शादियों की दास्तान मुख्तसरन सुनाई, उससे मुझे यही एहसास हुआ कि आपने अंडरस्टैंडिंग पैदा किए बगैर ही शादी कर ली। क्या आप समझते हैं कि शादी इतना आसान रिश्ता है कि इसके लिए सोच विचार की जरूरत नहीं है और फौरन कर ली? हाँ, ये यहाँ पे 99% ऐसे ही है, फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज में जिंदगी गुजारी जाती है। असल में हमारे सोशल इश्यूज जो है ना, वो बहुत उनमें रिजिडिटी है, उनमें बहुत सारी जहालत है, उनमें बहुत सी देखिए है, ब्रदरिज्म, कई बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने समाज को बहुत बुरी तरह से जहालत में और गुर्बत में मुब्तला किया। अच्छा, हमारे यहाँ मैंने एक जो हमारे यहाँ के मर्दों का एक मैंने देखा कि वो शादी तो एक ही करते हैं लेकिन गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दूसरी शादी से भी वही तजर्बा होगा जो पहली शादी से हुआ है। तो क्या आपने नहीं ऐसा सोचा कि शादी आप ना और मजीद करें, गर्लफ्रेंड्स पर ही गुजारा करें? कोशिश तो यही होती है, लेकिन बाज़ का मैं बहुत सिलेक्टिव, और जो सिलेक्टिव ख़वातीन जिंदगी में आती हैं वो ऐसी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि नहीं, वह ऐसी भी लड़कियां कि जिन्होंने जिनके खतूत मेरे पास पड़े, मैंने कहा अगर आप जिंदगी का एक दिन अपना नाम हमें दे दें तो हम बाकी जिंदगी उसी पे गुजार लेंगे।
ओह अच्छा। तो इस तरह से जो ना इमीडिएटली मैंने ये देखा, औरत बहुत जल्दी मुतासर हो जाती है। अच्छा, फिर ऐसे बहुत से वाक़ आते हैं मेरे सामने। 16, 18, 20 साल की लड़कियों ने 80 साल के लोगों से भी शादियां की हैं। अच्छा, ये जितनी शादियां आपने की ये सब अनाउंस्ड थी माशरे में या खुफिया थी? कुछ अनाउंस थी, अक्सर मसलन 11 में से कम 7, 8 तो अनाउंस थी। अनाउंस थी। तो आपको दोस्तों और खानदान वालों की तरफ से कोई बातों का, तानों का सामना नहीं करना पड़ा कि ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर रहे हो? ये कितनी जरूरत नहीं है किसी की। क्यों नहीं जरूरत? खानदान वालों को जरूरत की जरूरत नहीं है। वो उसकी वजह होती है कि मेरा जो फैमिली सेटअप था वो थोड़ा सा सुपीरियर काउंट होता था मेरे दादा की वजह से, मेरे बाप की वजह से। तो वो थोड़ा सा लोग झिझकते थे, लेकिन मेरा ख्याल, और वो उन्होंने मिन्नत भी होते थे। मतलब अभी भी मेरे अपने गांव में कोई 200 घर ऐसा है जो मेरे दादा की जमीन पे है। तो लोग बिरादरी तो इकोनॉमिकली इससे अपर हैंड होने की, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रही, आपके सगे बहन भाई की बात। हम 2 भाई हैं, छोटा भाई तो मेरा इतना एहतराम उसमें है। अगर आप 100 शादियां भी कर ले तो एहतराम बरकरार रहेगा। कमाल है वैसे। अच्छा, फिर हम कौन सी शादी तक पहुंचे थे अभी? 5वीं? नहीं, 6 या 7 तक पहुंच गए। तो इसी तरह होते हुए जो लास्टली अब जो ये मेरी मौजूदा शादी है, ये लड़की मेरी जिंदगी में आई, और चूंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा। और ये उसने ग्रेजुएशन की। अच्छा। इसका कोई मसला था, दाखिला लेना चाहती थी, तो वो मैं सिफारिश के लिए गया तो प्रिंसिपल मुझे बाहर रिसीव करने आ गई। बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई, ये क्या शख्सियत है जिसको लोग 300 गाड़ियां खड़ी हैं, 3000 लड़कियां इंटरव्यू देने के लिए आई हुई हैं, ये उसको लेने के लिए चाहे इसको बुलवाया। वो लड़की मुतासिर हो गई, वो बड़ी इम्प्रेस हुई, अगले दिन मेरे ऑफिस में आ गई। उसके बाद इसके साथ एक मैंने कहा तुम पढ़ो, मुझसे शी 20 ईयर यंगर देन मी। फिर हमारी इसको ला किया, ला कर शादी, उसी दौरान हमारी शादी हो गई। शादी के बाद फिर इससे 2 बच्चे भी हुए, और इसने फिर ला के बाद इसने MSc कर ली, MA कर लिया, MEd कर लिया, MPhil कर लिया। उसी दौरान मुकाबले का एग्जाम दिया। तो अब वो प्रपोज आपने किया था या उसने? अच्छा, ये शादी कितने साल हो गए? तकरीबन 2 महीने, इसको हो गए 18 साल। अच्छा, आपकी ये वही शादी है जो 18 साल से बरकरार है? अगर इसके दौरान अगर कुछ है तो वो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब इस दौरान भी आपकी लड़कियों से दोस्तियां होती रही? अच्छा, तो क्या आप ये समझते हैं कि किसी एक का होकर नहीं रहा जा सकता? ये क्या इंसानी नफ्सियात है? नफ्सियात नहीं है। एक ये है कि तो हर जो कोई भी चीज है उसकी सारा हुस्न उसकी नारसाई तक होता है। बिल्कुल, पहली बात इट इज फैक्ट, कोई कमोडिटी है या कोई इंसान है या कोई, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग शायद डेवलप नहीं हो सकी। शायद लोग ज्यादा ज़हीन है और मैं कम अकल हूँ, ज्यादा अक्लमंद है, ज्यादा समझदार है, मैं ना समझ हूँ, या कोई मैं एबनॉर्मल हूँ, मुझे इस चीज की समझ नहीं आई। अब के लिए हैरान होंगे कि उनको भी मैं ना नहीं बताऊँ। रिसेंटली जो 2 लड़कियां मेरे पास आई जो CSS का एग्जाम देना चाह रही थी, किसी ने रेफर किया, वो मेरे साथ दोनों, उनमें से एक ने सिविल जज का एग्जाम दिया हुआ था, उसने सिविल जज कर ली, लग गई। दूसरी ने CSS कर लिया, वो इंटरव्यू हो गया। तो दोनों ने मुझे ट्रीट देनी दी। हालात दौरान हो गए कि मेरी मौजूदा वाइफ से जो नाराजगियाँ चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने कहा ये सर आप उन हालात के मतलब आप शादी क्यों नहीं करते? अच्छा, मैंने कहा भी बात यह है कि कोई पसंद है तो उसने कहा कि हम दोनों भी सब कौन पसंद। तो ये थोड़ा सा मजाक में थी, लेकिन इसके पीछे संजीदगी भी थी। मैंने कहा मुझे तो तुम दोनों पसंद हो। अच्छा, अब तो मैं निभा भी दूंगा, मौजूद भी हैं, ये दोबारा आपके सामने भी कह देंगी। अच्छा, क्योंकि हम मैं तो मुझे तब दोनों पसंद है, तो हंसी करके हम दोनों से कर। अच्छा, तो ये है कि मुझे आज तक नहीं समझ आई कि मेरे शायद खलूस है कि मेरे अंदर मोहब्बत बहुत ज्यादा है, कि मैं एक वफादार आदमी हूँ। अरे ये क्या, आप वफादार होते तो आप में सिर्फ जिंदगी में एक ही शादी या एक ही बीवी के साथ रह रहे होते, वफादारी का आप दावा नहीं कर सकते। जो जिससे भी की है, जो भी मौजूद है, उनके तालीम, अखराजात, रहश, जिंदगी में कोई तकलीफ तो नहीं दी। वफादारी का ये मतलब कहा कि एक आदमी एक औरत के साथ बैठ के, तो हाँ अगर अंडरस्टैंडिंग है फ्रेंड, देखें शादी के बाद अंडरस्टैंडिंग सबसे अहम चीज है। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या चीजें ऐसी एक्सपोज हो जाती हैं कि जो एक दूसरे को नहीं पता होता, तो बंदे एक दूसरे, देखिए खामियां तो हर इंसान में होती हैं और उन खामियों को आपको एक्सेप्ट करके वो जिंदगी गुजारनी चाहिए। ज़हनी आहंगी आगे नहीं आती। और मैंने अमूमन ये देखा कि ख़वातीन बदल जाती हैं, और वो जो कच्चे घड़े पे तैर के आती है
جو اپنے گھر بھائی اور باپ سو رہا ہے اور دیوار پلانگ کے آ جاتی ہے، قتل بھی ہونے سے بھی نہیں ڈرتی، جب شادی ہو جاتی ہے تو کہتی ہے اس شادی پہ جانا ہے، میرے کپڑے اس کے مطابق اٹھاؤ. یہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے نا کہ عورتیں بدل جاتی ہیں، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ دو سہیلیاں شادی کے بعد پہلی بار ایک دوسرے سے ملی تو اس نے کہا کہ کیسے ہیں شوہر. اس نے کہا کیا بتاؤں، شادی سے پہلے تو ان کی ہر بات بہت خوبصورت، بڑی سویٹ، بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اب تو ان کی ہر بات زہر لگتی ہے. تو دوسری کہتی ہوں یہ مرد کتنی جلدی بدل جاتے ہیں. تو اس میں ایک آخری بات بھی میں کہتا تھا کہ یہ نہیں کہ میں نے محبت نہیں کی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، میں نے محبت کی. اچھا، آپ نے ان تمام خواتین میں سے کتنیوں سے دل سے بڑی بہت شدید محبت کی؟ تو کوئی تقریباً 2 سے 3 ہو سکتی. 2 سے 3. ان کے ساتھ آپ کی رفاقت کتنا عرصہ رہی؟ رفاقت ایسا جن سے محبت کی ہے بہت کم رہی ہے، اور محبت آج بھی ہے، لیکن میں کسی کا نام نہیں بتا سکتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اس کے ساتھ رہا نہیں جا سکتا یا رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے؟ کبھی وہ برقرار رہتی ہے. معیار ہوتا ہے محبت کا بھی، حالات ہوتے ہیں. میں نے جس سے محبت کیا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. شادی نہیں ہو سکتی، تعلق بھی نہیں ہو سکتا. اس کو اگر علم بھی ہو تو وہ بھی نہیں شاید کہہ سکتی، میں بھی نہیں کہہ سکتا. تو اس کو میں ہمیشہ یہاں بٹھایا ہوا یاد کرتا ہوں. دل اس کے ملے نہ ملے، اس کے میرے جو مرضی فیلنگز ہوں، لیکن میں ایک انسان. دیکھیں، جب آپ کو اس حقیقت کا بھی ادراک ہے کہ شادی کوئی خوشی کا باعث نہیں ہوتی یا شادی کے بعد بہت سی پیچیدگیاں، مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، تو آپ نے بار بار یہ تجربہ کیوں کیا؟ مجبوری. جن کے جو لوگ میری زندگی میں وہ اس کے بغیر رہنا نہیں چاہتے. میں نے تو نہیں کہا تھا، وہ تو اچھا انہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ ان سے شادی کریں؟ کچھ تو میں نے کی، کچھ اکثریت اس میں وہ ہے کہ جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے نہیں جاؤ نہیں آپ سے شادی کریں، اور کچھ نے بلیک میل کر کے بھی کیا. اچھا، تو اس کے بعد جب یہ ختم ہوا رشتہ تو وہ پھر پچھتائی بھی بہت ہوگی کہ ہم نے اس بندے کو ختم کر. مزے کی ایک بات آپ کو بتاؤں، آج تک جتنے بھی ہیں ان میں سے جو زندہ ہے، جو موجود ہیں آج بھی، میں جس کو کہوں میرے پاس اس میں کسی کو میری ذات سے ایسا غصہ یا ایسی تکلیف نہیں ہے کہ وہ دوبارہ. دیکھیں، یہ تو آپ بات کر رہے ہیں نا، اگر وہ یہاں موجود ہوتی ہیں تو ان کی ہم رائے لیتے تو ہم فیصلہ کر سکتے تھے. یہ یک طرفہ آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتے. آپ کو ملوا دیتے ہیں. تو اس میں میں پھر الگ سے ایک پروگرام کروں گی جس میں آپ ان تمام خواتین کو لائیں. نہیں ان کو اکٹھا نہیں ایسے کیا جاتا، ایک ایک کو علیحدہ ملا جاتا. اچھا، ایسے تو ان کی بھی توہین ہوتی ہے نا. انسان اپنا ایک سوچتا ہے کہ یار ہم اس کو کیا شاید لگا ہوا کہ ہم اس کے سامنے ایسے جا کے ہر بندہ ہر. اچھا، آپ نے ہر ایک کو الگ الگ اپنی وفا اور محبت کا یقین دلایا ہوا تو ہے، وفا اور محبت ہے، اس میں یقین دلانا. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت ایک سے زیادہ لوگوں سے ایک ہی وقت میں کی جا سکتی ہے؟ ایک وقت میں بہت سے لوگوں سے محبت کی جا سکتی ہے؟ اوہ اچھا. حالانکہ میں نے یہ سنا تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک سے محبت کی جا سکتی ہے، اس کو چھوڑ کر پھر. یہ کس فلسفے میں لکھا ہے کہ ایک میں ایک کی جا سکتی ہے؟ کوئی اس کو برا. اچھا، ایسا کوئی ہاں ظاہر ہے ایسا کوئی فلسفہ تو نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور محبت کے بارے میں بھی فلاسفرز کا کہنا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والا جذبہ نہیں ہے، نفرت اور محبت دونوں ہی، اور یہ پیدا بھی ہو سکتے ہیں، ختم بھی ہو سکتے ہیں. بالکل محبت جو ہے، تو محبت کس چیز کے تابع ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک دل کا جذبہ ہے، اس کو آپ آسانی سے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. مثلا آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کو کون سا پھول پسند ہے، اگر آپ کہتے ہیں مجھے تو گلاب کو پسند ہے، تو میں کہتا ہوں موتی کیوں نہیں، بڑا اچھا پھول ہو تو اس کی خوشبو بڑی اچھی، چمیلی کی وہ کیوں نہیں پسند؟ تو اس کے ریزن نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہی. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ محبت کو ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں برقرار رکھا جا سکتا؟ اگر آپ کسی سے تو رکھا جا سکتا، کیوں نہیں رکھتے؟ اور کیا میں تو جس سے محبت کی آج بھی محبت کرتا ہوں. اچھا، ہم سب سے کرتے ہیں آج بھی محبت. تو پھر انسانی محبت دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے انسانی محبت، ایک ہم کھل کے بات کریں، ایک ہوتی ہے جنسی کشش. نہیں، اس کو تو ہم محبت میں شامل نہیں کرتے. محبت بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک آدمی یہ ضروری ہے کہ جس سے آپ کو جنسی کشش ہو سکتی ہے. دیکھیں، انسان کی فطرت ہے، وہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو محبت تو ہے لیکن آپ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یا آپ الگ ہو گئے، تو پھر علیحدگی کیوں ہوئی خواتین سے؟ حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سے سماجی مسائل آ جاتے ہیں نا. اس کی بہت سی ایسی ایشوز ہیں کہ میں رہنا، جیسے میں نے عملیہ کی بات کی، میں رہنا چاہتا تھا. چلے وہ ایک ڈیفرنٹ ایشوز ہے. یہاں کی لڑکیاں جو پاکستان کی ایشوز آ جاتے ہیں، ان میں کہ فیملی ایشوز ایسے آ جاتے ہیں جنہیں ہم کھل کے نہیں ایکسپلین کر سکتے. تو اپنے بعض کا آپ کو کوئی ایسی کنڈیشن سامنے آ جاتی ہے کہ جن میں آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں دو لوگ جو اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں ان پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی.
ना समाज हो सकता है। सिर्फ दो हो तो फिर तो नहीं हो सकता। हाँ। जिसने पीछे बच्चों की लाइन लगाई हो उसके साथ तो असर होते हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं या दूसरी मैं बात? अपनी बात कर रहा हूँ, या दूसरे को, वो भी जिनके बच्चे हो तो उनके लिए तो फिर ये चीज जरा नहीं नहीं, जब आप फैसला करते हैं तो आपको सामने वो तो पहले से हालात आपके होते हैं, होते हैं, आपको पता तो होता है। कि फिर वो जब उस बंदिश में नहीं, मसलन मेरे साथ एक और अब यानी कई ऑफर्स आती रहती हैं अभी भी। और हम बहुत होते हैं, मिलते हैं। असल में मेरा कुछ शायद अंदाज ऐसा है कि मेरे अंदर से मोहब्बत कोई इस तरह से फूटती है कि मिसकंसेप्शंस भी हो जाती हैं। मैंने एक बार मुस्तफा घर का इंटरव्यू किया था, एक प्रोग्राम में किया करती थी, नो पॉलिटिक्स। उनकी बहुत सी बातें आपकी बातों से मिलती जुलती हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप मोहब्बत और भी करेंगे? उसने कहा जब तक आखिरी सांस है मैं मोहब्बत करता रहूंगा। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या, उसने कहा कि नहीं, वो खवातीन मुझसे मुतासिर हो जाती हैं और मुझसे खुद करती हैं, मैं कोई जबरदस्ती थोड़ी शादियां करता हूँ। तो कोई भी नहीं कर सकता, ये जी। जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये तो रेसिप्रोकल इंटरेस्ट के साथ होती है ना। नहीं, लेकिन देखिए ना, बात ये है कि अब अगर खवातीन आपसे शादी करना चाहती हैं वो, लेकिन आपका भी तो कोई है ना कि आप क्यों हाँ करें? मतलब आपका अपना एक सोच है, एक जिंदगी गुजारने का अंदाज है। ये कैसे हो सकता है कि 100 खवातीन आपसे शादियां करना चाह रही हैं तो आप कह रहे हैं नहीं ये कर रही है तो मुझे कर लेनी चाहिए, और वो सब अच्छी भी हो, सब अच्छी भी हो आपके बयान के मुताबिक। कर सकता हूँ, एक से तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा ना कि वो दो, अच्छा वो जो दो दोस्त थी जिन्होंने कहा कि हम दोनों से कर, फिर आपने उन दोनों से कर ली शादी? एक से भी नहीं की? दोनों से नहीं की, दोस्त हैं, स्वतः ही मेरे दोस्त हैं, मैंने नहीं की। अभी भी वो शादी करना चाहती हैं? मैं चाहूँ तो वो कर लेंगी? लेकिन मैं उनसे क्या वो बेवकूफ है या क्या? मतलब क्या शादी करना बेवकूफी? नहीं, उन्हें आपके माजी का इल्म नहीं है कि आप माजी में कितनी शादियां कर किसी चुके को हैं? बात नहीं छुपाई। अच्छा, आपने उनको ये बताया हुआ है? ना, एक भी ऐसी मेरी लाइफ में औरत नहीं जिसको मेरे माजी का मैंने छुप के झूठ बोल के किया। तो फिर वो कैसे कहती है कि हमने आपसे शादी करनी है, जबकि उनको आपके माजी का भी पता है? ऐसे ये मेरे लिए वाकई बहुत ना समझ में आने वाली बात है कि खवातीन के बारे में मशहूर है कि वो बेवकूफ होती हैं। हालांकि मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती, लेकिन अब मुझे लगता है इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई होगी। खैर छोड़े इस बात को, आप ये बताएं कि आप मजीद कितनी शादियां करने का इरादा है? देखिए, मौजूदा मेरी सूरत हाल इसकी मुतकाजी है कि मैं शादी करनी चाहिए। अच्छा। और अगर कोई जिस वक्त भी जिंदगी में जहाँ इत्मीनान आ गया, जिससे मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में आ जाए या कोई भी आ जाए, तो शायद उसके बाद मुझे किसी शादी की चीजों की जरूरत ना रहे, शायद फिर जिंदा रहने की भी तमन्ना ना रहे, इस होप में जिंदगी गुजार। लेकिन आप तो इस बात पे यकीन ही नहीं रखते कि मोहब्बत के बाद शादी और फिर वो रहना जरूरी है। और आपने अभी नारसाई की बात की थी कि नारसाई में ही मोहब्बत है, असल में वो हासिल हो जाने के बाद वो खत्म हो जाती है। शायद जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उससे मेरी अपनी जाती जिनसे रसाई की ख्वाहिश नहीं। हो सकता है कि वो आपकी रसाई में नहीं है, इसलिए आप ऐसा दावा कर रहे हैं। अगर वो आपकी रसाई में आ जाए तो शायद वो मोहब्बत खत्म हो जाए आपके दिल में उसके लिए। मोहब्बत तो नहीं खत्म होगी, वो तो खैर आप दावा करते हैं, जबकि मुझे यकीन नहीं है कि आपका ये दावा सच्चाई पर मबनी है कि आप अब भी उन तमाम खवातीन से मोहब्बत करते हैं जिनसे आपकी शादियां हुई या जो आपकी जिंदगी में आई लेकिन फिर चली गई, और आपने आसानी से उन्हें जाने दिया, और आपको कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। जाने वालों को कहाँ रोक सकता है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक वक्ती जज्बे को मोहब्बत का नाम दे दिया हो और वो मोहब्बत ना हो? मैं मोहब्बत कंटिन्यू है, उसमें कोई वक्ती जज्बा नहीं है, ये तो एक इल्हामी चीज है। नहीं, लेकिन बात ये भी तो सच है ना कि जिससे बंदा मोहब्बत करता है उससे तो एक लम्हा जुदा नहीं रहना चाहता। शायद आप को मोहब्बत इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, मोहब्बत के कुछ 7 दर्जात हैं। किस दर्जे पे? पहले उन्स है, फिर उल्फत है, फिर मोहब्बत है, अच्छा, मुझे मुद्दत है, फिर इश्क है, जुनून है, मजलूब हो जाते हैं, तो मुख्तलिफ दर्जात है। अच्छा, ये जो शादियां थी आपकी, बाकायदा एक जैसे निकाह होता है, उसमें हाथ महर मुकर्रर किया जाता है, ऐसा हुआ? इनमें अक्सरियत तो वही थी, तो वो कुछ ऐसे हैं फिर वो जो जिनमें हमारे बाकायदा अपने निकाह तो बाकायदा निकाह खान गवाह। अच्छा, तो फिर ऐसा भी होता है ना कि जब तलाक का होता है तो वो फिर हक महर वापस करो, तो फिर ये करो। नहीं, वो तो होते जहाँ इख्तिलाफात आ जाए, अच्छा, ऐसे इख्तिलाफात आ जाए जो जाती इख्तिलाफात हो, तो फिर समाजी इख्तिलाफ हो, जाती तो किसी को मुझसे, मैं तो बता रहा हूँ, कभी मैं जिसको कहूँ उनमें से जो मौजूद हों तो उन्हें मुझे कबूल करने में कोई आर्ट नहीं हो, इसलिए कि मैंने जिंदगी में औरत नहीं किसी को भी। अच्छा, आपने उन खवातीन ने खुद जाके तलाक ली या आपने खुद उनको लिखा? मिल बैठ के फैसला किया कि इससे बेहतर है कि आपको अच्छी जिंदगी गुजार, कहीं जाके तो आप अपना फ्यूचर सेट करें, और इस तरह से नहीं कि अपने आप को जाहिर न करें। मैं किसी को बुरा देखिए, अगर मैं किसी मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे अब उस
खाने में नहीं रह सकती तो मुझे इसे रोकना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं और आप कितनी आसानी से उन्हें किसी और के लिए कह देते हैं जाओ कहीं और शादी कर लो, ये कैसे हो सकता शादी है? तो हो सकती है, शादी तो देखो ऐसे बहुत लेकिन आप मोहब्बत का दावा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसमें हम मोहब्बत है, प्यार है, इंसान मिलते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरी मोहब्बत अमूमी तौर पर जिनसी कशिश से बालता होती है। तो अगर आप रूहानी मोहब्बतें करते हैं तो फिर आपको शादी करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत भी है, सिमल्टेनियसली जरूरत भी अपनी जगह पे है, लेकिन अगर रूह और जिस्म यकजा हो जाए ना तो ये वो मोहब्बत की मिराज है जिसमें आप उलूहियत को और जिसमें आप हस्ती को पहुंच जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि इफ्तिखार साहब से अभी बहुत सी बातें हो सकती थी, की जा सकती थी, लेकिन चूंकि वक्त भी महदूद है, जो मैं अब तक की उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगा पाई हूँ वो यही है कि ये इनके नजदीक मोहब्बत कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे पकड़कर अपनी दस्तरस में लाकर हमेशा के लिए रखा जाए। ये समझते हैं मोहब्बत कोई ऐसी चीज है जिसे दिल में भी रखा जाए तो काफी जिंदगी गुजारी जा सकती है। और दूसरा इनका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जो चीज आपकी दस्तरस में आ जाती है फिर उससे उस पाए की मोहब्बत जो होती है वो नहीं खत्म हो जाती है, या शादी के बाद मोहब्बत उस तरह से नहीं एग्जिस्ट करती जो पहले होती है। तो और बाकी जहां तक शादी की बात है, इन्होंने शादी को कोई बहुत ज्यादा संजीदा नहीं लिया, हालांकि हमारे यहाँ लोग एक शादी को भी हमारे समाज में लोग संजीदा लेते हैं और सारी जिंदगी समझौते करते रहते हैं, बच्चों के लिए, समाज के लिए, बहन भाइयों के लिए, और जिंदगी गुजार जाते हैं। लेकिन इन्होंने समझौता नहीं किया, इन्होंने शादी को कोई गैर ज्यादा संजीदा भी नहीं लिया। इन्होंने कहा ठीक है जब तक चलती है चले, फिर एक और, तू नहीं और सही और सही और सही। तो इस तरह इन्होंने जिंदगी गुजारी है। एक लिहाज से ये अच्छी बात भी है लेकिन एक लिहाज से ये अच्छी बात नहीं भी है। अच्छी बात इसलिए नहीं है कि इसका मतलब है यू आर नॉट अ कमिटेड पर्सन, क्योंकि जो कमिटमेंट होती है वो फॉर एवर होती है। अब उसमें भी अपने आप को बचा गया अपने दामन को, और इन्होंने कहा नहीं जी भाई मेरी तरफ से तो थी, वो खुद ही चली गई, या उसके खुद हालात थे या माशरे पर इन्होंने डाल दिया। इन्होंने अपने ऊपर एक भी अभी तक वो नहीं डाला कसूर कि इनका कसूर था या समाज का था या वो लड़की नहीं रहना चाहती थी, ये तो रखना चाहते थे। इनकी तरफ से तो अब भी है वो जो चली गई वापस आ जाए तो ये उन्हें रख लेंगे। तो ये ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये बड़ा अनयूजुअल सा इंटरव्यू था और मैं नहीं समझती कि हमारे माशरे में इतनी हिम्मत किसी मर्द में है कि जो इतनी शादियां करता चला जाए और उसके आफ्टर इफेक्ट से यकीनन, अभी तो हमने इनसे पूछा नहीं, उसके यकीनन आफ्टर इफेक्ट्स भी इन्होंने भुगते होंगे और इतना आसान काम नहीं होता। या तो बहुत मजबूत आसाब के ये मालिक हैं और या फिर ये तजर्बात करने के शौकीन। तो अब ये आप फैसला करेंगे कि ये किस तरह के इंसान है। आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।